नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 2 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, एडिटोरियल पेज से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल वो रहेगा। एक तो ये नो योर लॉर्डशिप। अभी जो 26 नवंबर 2021 को कॉन्स्टिट्यूशन डे जब ऑब्जर्वेशन में था, सेलिब्रेट हो रहा था, तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिमार्क आता है, एक स्टेटमेंट आता है कि भाई जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए आपको डिफरेंट यार्डस्टिक यूज़ करने की ज़रूरत है। मतलब कि जुडिशरी का ये परफॉर्मेंस को अगर आप चेक करना चाहो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग बिहेवियर रखना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में उस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि क्यों जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी प्रॉपरली फिक्स करने में मुश्किलें आ रही हैं। जानेंगे इस मुद्दे को। दूसरा, ये वाला बॉर्डर इनसिक्योरिटी वाला जो है, जिसमें बीएसएफ का जो जुरिस्डिक्शन है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं 50 किलोमीटर अंदर तक, पर्टिकुलरली बीएसएफ जो डिप्लॉयमेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में हमारी जो बॉर्डर लगती है, जिसको हम रेड क्लिफ बॉर्डर बोलते हैं, दोनों का नाम रेड क्लिफ बॉर्डर ही है, ठीक है। तो इनके पास में जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो 50 किलोमीटर अंदर तक कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे में अलग अलग स्टेट्स का ऑब्जेक्शन भी आया है, वो भी जानेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि अभी जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। मुद्दा ये है। इसके आगे हम जो आर्टिकल देखेंगे वो रहेगा बिल्डिंग द इंडियन सेंचुरी। इसमें हम जानेंगे कि क्यों इंडिया अपनी तरफ से जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या जो भी चेंजेस लेकर के आ रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये जानेंगे। और लास्ट में इस वाले आर्टिकल से हम समझेंगे कुछ मुद्दे कि भाई सिविल सोसाइटी को अभी सबसे बड़ा कंसर्न बताया गया था। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जब वो आईपीएस ऑफिसर्स को उनके प्रोविजन पीरियड के टाइम कंप्लीट होने के टाइम पे स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, ठीक है। तो सवाल ये है कि पुलिसिंग किसकी होनी चाहिए, वो अजीत डोभाल जी का जो स्टेटमेंट है उसको काउंटर किया जा रहा है, तो इनके ओपिनियन भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल है नो योर लॉर्डशिप। आर्टिकल को लिखा है कार्तिकेय ताना ने। देखो, सवाल ये है कि 26 नवंबर जब कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट हो रहा था, उस ओकेजन पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी ने अपनी तरफ से अपने ओपिनियन दिए थे कि जी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जो कुछ भी अपनी तरफ से लिखा, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनकी अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करने के लिए जुडिशरी अवेलेबल है, पर सवाल ये आ जाता है कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करे। तो उन्होंने कहा कि जी डिफरेंट पेडेस्टल पे डिफरेंट लोग बैठे रहते हैं, जुडिशरी में भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग जजेस काम करते हैं, तो बोलो उनके लिए अलग अलग यार्डस्टिक ही यूज़ करनी चाहिए उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए। तो राइटर बोलते हैं ऐसा क्यों भाई? जब आप ये देखो कि जब हमारी डेमोक्रेसी है वो 3 पिलर्स पे अगर टिकी हुई है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर, तो तीनों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है। पर वही चीज़ है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर जब कोई भी जज बैठे तो उसको अलग ट्रीटमेंट मिले, या दूसरे किसी केस को अगर टैकल कर रहा है जज तो उसको एक अलग ट्रीटमेंट मिले, तो बोले ये तरीका अपने आप में मुश्किलें पैदा कर देता है पूरे सिस्टम के लिए। और यही चीज़ है मेन कि यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर क्या इश्यूज़ हैं जहाँ पर जुडिशरी अपना इकलौता पकड़ बना करके रखती है। ये जुडिशरी की फंक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। तो ऐसे में जुडिशरी अपनी तरफ से कई बार अपने कंसर्न्स भी एक्सप्रेस कर चुकी है कि बोले जुडिशरी के ऊपर सीधा अटैक किया जाता है। सोशल मीडिया में बहुत सारी पोस्ट डाल दी जाती है कि जुडिशरी इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है, कुछ भी तरीके से काम नहीं करती। अब उन सोशल मीडिया पोस्ट को कंटेन करने के लिए जुडिशरी अपनी तरफ से कुछ कानून लगाने की कोशिश करती है, कुछ पकड़ बनाने की कोशिश करती है कि स्पॉन्सर्ड, सिंक्रोनाइज्ड और मैलिशियस कंटेंट अगर यूज़ किया जाता है सोशल मीडिया पर, उसकी वजह से जुडिशरी पे अटैक होगा, तो बोलो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पॉसिबल है भी कि नहीं, जुडिशरी के ऊपर कौन सवाल खड़ा कर सकता है। तो इसके लिए देखो, वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 उसी का जो क्लॉज 4 है उसमें मेंशन किया हुआ है कि जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उनको आप रिमूव कर सकते हो। रिमूव कौन करेगी? लेजिस्लेचर। और उसके लिए पीछे क्या कारण होगा कि मिसबिहेवियर या फिर उनकी इनकैपेसिटी, इन दोनों में से कोई भी एक कारण अगर बनता है तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकती है, जिसको हम एक तरीके से, जो ठीक बात नहीं है बोलने को, तो हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट केवल प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के नाम से बोल दिया जाता है वैसे, ठीक है ना। तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस फिक्स करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एक प्रोविजन है। दूसरी तरफ आर्टिकल 217 217
उसमें हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का प्रोविजन दिया हुआ, वो भी पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो मुद्दा ये आ जाता है कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए लेजिस्लेचर अवेलेबल है, पर सवाल यह है कि क्या वाकई में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये मिलकर के जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में सक्सेसफुल भी हो पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जुडिशरी तो कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है उसका तरीका तो आपको पता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, हमें पता है कि वो इंडिविजुअल्स जिनको मेजोरिटी मिली हुई है लेजिस्लेचर में, वही एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। ठीक है, जुडिशरी में जिनके पास में मेजोरिटी होती है वही तो एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं हमारे यहाँ पे। क्योंकि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की हम बात कर लें, पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए, और पर्टिकुलरली लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम हर 5 साल में इलेक्शन करते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल एमपीज हैं, इनकी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए वोटर्स रेडी हैं, और एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए लेजिस्लेचर अवेलेबल है। अब सवाल ये आ गया कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कौन है, तो इसका आंसर तो आ जाता है कि जी लेजिस्लेचर है। पर क्या लेजिस्लेचर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पा रही है, ये बड़ा सवाल है। जानेंगे इस मुद्दे को आगे, पर इससे पहले ये कि जुडिशरी कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है। इसका तरीका एक तो क्या है कि कोई भी लीगल डिस्प्यूट है उसको तो एडजुडिकेट करती ही है जुडिशरी, कि हाँ जी किसी भी लीगल मुद्दे में सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार की कहाँ गलती है, सरकार को क्या पनिशमेंट होगी, और पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स हैं उनकी कहाँ कहाँ गड़बड़े रही हैं, तो वो अपनी तरफ से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए लीगल डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करते हैं। साथ में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है और उसको अगर जुडिशरी ये कह दे कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, तो उसको भी स्ट्रक डाउन कर देती है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके चलते जुडिशरी यूं लगती है कि सुप्रीम है। सुप्रीम तो वैसे सुप्रीम कोर्ट है, पर अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करते करते जुडिशरी सबसे पावरफुल हो जाती है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल का कारण यहां पे बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। सबसे पहला मुद्दा यहां पर राइटर जो हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये कि जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के बेसिस पे होती है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करेंगे, और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो हाई कोर्ट के जजेस के साथ में कंसल्ट करेंगे और उसके बाद में अपॉइंटमेंट करेंगे। अब सवाल यह है कि इस कंसल्टेशन को कंकरेंस में कन्वर्ट कर दिया गया था। सबसे पहली चीज तो कंकरेंस का मतलब कि भाई जो जजेज हैं, जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं ना, तो कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट में कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद, और बचे हुए 4 जो हैं सीनियर मोस्ट जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। वो फिर नाम रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि जी इन नामों में से आप इतने जनों को आप अपॉइंट कर दो। ठीक है, अब वहां पर प्रेसिडेंट के पास में कंकरेंस है। कंकरेंस का प्रेशर मतलब कि जो बात जजेस ने कह दी वो बात अब माननी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को, और वो जो कंकरेंस है उसके वहां पर चॉइस बचती ही नहीं है। तो एक तो क्या हो गया कि डिसाइडिंग फैक्टर कौन कर रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है जजेस की अपॉइंटमेंट को, सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है अपने जजेस की अपॉइंटमेंट को। तो ये मुद्दा क्या बन जाता है कि भाई जब से सेकंड जजेस केस या थर्ड जजेस केस आया है ना, तब से किंग्स खुद किंग मेकर बन गए, जबकि डेमोक्रेसी में आप रह रहे हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने में सुप्रीम कोर्ट का ही रोल आ रहा है। ठीक है, राजा वो ही बनेगा, राजा वो बन रहा है जो राजा बनाता है। ठीक है, तो मतलब वो खुद ही खुद को राजा बना रहा है। तो बोला एक तो ये सबसे बड़ा इशू है कि बोला अपॉइंटमेंट में कोई वो ही नहीं है कि किस तरीके से किसी और सेगमेंट का से हो। एक तो ये। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक खुद की पावर डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट लेकर के आ गए थे 1973 में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया जा रहा है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को बिल्कुल भी वायलेट ना करे। तो वो ये बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कौन करता है, बोलो खुद सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है। तो यहाँ पर कहाँ पर आप एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने दे रहे हो। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट आता है, चेंज लाने की बात की जाती है, तो उसको आप 2 मिनट में स्ट्रक डाउन कर देते हो। जैसे कि पार्लियामेंट के साथ साथ में 20 स्टेट्स ने अप्रूवल दे दिया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। ठीक है, अब उसमें क्या था, कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपॉइंटमेंट्स होने थे, उन जजेस के अपॉइंटमेंट होने थे, उसमें लेजिस्लेचर और साथ में एग्जीक्यूटिव्स का रोल आना शुरू हो रहा था। पर उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में जाकर के और ये कह दिया कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। तो बोले इस चीज से क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं
जुडिशरी अपनी जो कह सकते हैं ना पावर है उसको कन्फाइन रखना चाह रही है, और वही चीज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सपोज करते हुए बोलते हैं कि जी हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है उसमें जजेस की जो पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को हैंडल कर रहे हैं या फिर कोई सिविल या फिर क्रिमिनल इशू को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा यहाँ पर आता है। राइटर इसी चीज़ को मेनली अपने कंसर्न्स में रेज करते हैं। अब देखो दोनों ओपिनियन है दोनों तरफ से। कुछ लोग एनजेएससी को स्ट्रक डाउन करने के लिए ये कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, और यहाँ पर ये भी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और ये कहते हैं कि जुडिशरी अपनी मनमानी करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाती रहती है। तो दोनों ओपिनियन आपको पता होने जरूरी थे इसीलिए। ठीक है, फिर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो डेमोक्रेसी का जो एक एडिफिक है ना, जो एक आप कह सकते हो एक महल है या भवन है, वो 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। अगर एक पिलर अपने हिसाब से रिजिड होता चला जाएगा तो फिर बाद में वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर डेमोक्रेसी की वैल्यूज है वो डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में ये बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, पर ये सुप्रीमेसी है ना, ये सुप्रीमेसी के साथ में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप संज्ञान में लो, बिल्कुल इग्नोर नहीं करो। यही बात बोली जा रही है मेनली। तो ठीक है, तो जुडिशरी की फंक्शनिंग में प्लस और माइनस दोनों चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बॉर्डर इनसिक्योरिटी। देखो बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन अभी रिसेंटली इंक्रीज किया गया था, जिसमें यह था कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है रेड क्लिफ, उससे 50 किलोमीटर अंदर तक का जो एरिया है, ठीक है, जैसे ये बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में हम शेयर करते हैं, तो इधर जो स्टेट्स हैं जो भी उनमें 50 किलोमीटर तक का एरिया, ठीक है, वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन रहेगा बीएसएफ का। पहले देखो असम, पंजाब और वेस्ट बंगाल, ठीक है, पंजाब जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, असम और वेस्ट बंगाल दोनों बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर पहले 15 किलोमीटर तक का ही था, अब इसको बढ़ा करके टोटल 50 किलोमीटर कर दिया। तो ओवरऑल हर स्टेट के अंदर यूनिफॉर्मिटी ला दी गई है कि रेड क्लिफ से 50 किलोमीटर की जो अंदर तक का एरिया रहेगा वहाँ पर बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन रहेगी। तो अभी क्या है, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का एक स्टेटमेंट आता है, कल की बात है, कल की न्यूज़ है, जिसमें पंकज कुमार जी ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ चुका है। ये जो भी आसपास के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल और असम की यहाँ पे बात की जा रही है। अब डेमोग्राफिक बैलेंस कैसे बिगड़ा कि जी माइग्रेंट जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और साथ साथ में इस डेमोग्राफिक वेरिएशन की वजह से, इस वहाँ के पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में चेंज आने की वजह से बोलो वहाँ पर पॉलिटिकल एजिटेशन और ये देखने को मिल रहे हैं। तो इनको कंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, इसलिए सरकार ने ये चेंजेस किए हैं। पर राइटर यहाँ पर है, इस चीज़ को एडिटर हैं वो काउंटर कर रहे हैं, वो ये कि डेमोग्राफिक चेंज का नाम लेकर के आपने CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसके अलावा जो NRC है, नेशनल जो आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जिसकी वजह से पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज़ को, जिसमें अगर CAA की बात करें तो जो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई ज़्यादा हो रही है और उनकी ज़िंदगियां और मुश्किल में होती चली जा रही हैं। बोलो उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का नाम लेकर के बीएसएफ अपनी तरफ से और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगी। जबकि अगर देखा जाए किसी भी स्टेट में पॉलिटिकल एजिटेशन है, कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है, तो वहाँ पर पहली ड्यूटी किसकी होती है, उस स्टेट की, प्लस में उस स्टेट की पुलिस की। तो उस केस में आप स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस को अंडरमाइन कर रहे हो। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे यहाँ पर ये बीएसएफ का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अभी क्या काम करने का है, तो जिसमें एक तो हो जाएगा कि मान लो कि कोई भी ऐसी इशू आ गई जिसको कि सीजर करने की, या मतलब एक तो ये बोला जाता है इन्फिल्ट्रेशन की वजह से तो हो ही गया था हमारा कि जी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की वजह से बॉर्डर्स को क्रॉस करके लोग आ जाते हैं और डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाते हैं। एक तो ये आर्ग्यूमेंट दिया गया। इसके अलावा एक आर्ग्यूमेंट ये कि नारकोटिक्स का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ड्रोन से इधर जो भी पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, उनमें वहाँ पे ड्रोन से ड्रग भेज दी जाती है, और नारकोटिक्स जो कह सकते हैं ना, नारकोटिक्स का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बोलो उसको टैकल करने के लिए हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत थी। ठीक है, फिर एडिटर ये बोलना चाह रहे हैं एक तो कि भाई बॉर्डर आप देखो तो फेंसिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो सिक्योरिटी और बीएसएफ सिक्योर कर रही है वहाँ पे, तो उस केस में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इसका मतलब तो ये हो गया कि बीएसएफ कैपेबल या अपनी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर रही है, अपना काम पूरा अच्छे से नहीं कर पा रही है।
दूसरा जो सेंट्रल फोर्स जिसको हम बीएसएफ बोल रहे हैं, तो उस केस में इनकी जो पावर है वो है सर्च, सीजर एंड अरेस्ट की। इसके बाद का जो पनिशमेंट का वो सारा मुद्दा है वो तो देखो स्टेट की जो पुलिस है वो करेगी। तो जब ऑलरेडी इतना एडजुडिकेट करने का पावर दिया हुआ है, इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और पासपोर्ट एक्ट 1967, इनके तहत इनको सर्च, सीजर और अरेस्ट, मान लो सर्च वारंट, मतलब कहीं पर भी इनको डाउट हो तो ये सर्च कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी यहाँ वेपन, इनके कोई भी वेपन अवेलेबल है बॉर्डर स्टेट्स में रहने वाले, जो भी बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाले लोगों के घर पे, या फिर कहीं पर कोई ड्रग्स का या फिर उनको पता पड़ा उसको सीज करने का राइट भी इनके पास में है और अरेस्ट करने का राइट भी है। पर उसके मतलब अरेस्ट करने की जो अथॉरिटी है वो भी इनके पास में है, पर इसके बाद का जो काम है वो स्टेट पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना। मतलब स्टेट पुलिस करेगी उस पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट की अगर बात करें, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे असम हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो। इसके अलावा ये अथॉरिटी, ये पावर किसके अंडर में मिली है ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया। तो राइट एडिटर है मेन, तो यही कंसर्न अपना शो कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज का नाम लेकर के पहले एनआरसी, सीएए ये इम्प्लीमेंट कर दिया, कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है इनके खिलाफ में। तो यहाँ पर सोच समझ करके आगे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनल टर्म्स के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो कम्युनलिज्म का तो हम वैसे ही बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। एक ये लास्ट में मेन चीज़ ऐड कर रहे हैं एडिटर, ठीक है ना। तो ये है मेन मुद्दा कि बोले चीज़ों को सोच समझ करके करने की ज़रूरत है, सेंसिटिविटीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, बिल्डिंग द इंडियन सेंचुरी। देखो ये आर्टिकल लिखा है बिंदु डालमिया जी ने, ये देखो नीति आयोग से एसोसिएटेड इंडिविजुअल हैं। तो शुरुआत तो देखो पॉलिटिकल इश्यूज से कर रही हैं, पर मुद्दा जो है मेन वो ये कि अभी जो फार्म लॉज थे 3, उन पे यू टर्न लिया गया है। तो कुछ लोग डाउट करना शुरू कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार, अभी करंट जो रिजीम है वो अभी जो रिफॉर्म्स का एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें बहुत सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं, तो बोलो उनमें क्या यू टर्न लिया जा रहा है। तो राइटर उसी चीज़ को काउंटर कर रहे हैं कि बोले इंडियन इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए, जिसमें अभी जीडीपी ग्रोथ को हम टारगेट करके चल रहे हैं 8.3% के लगभग, ठीक है, और वो भी तब जब चैलेंजिंग ईयर चल रहे हैं चारों तरफ से, चाहे ग्लोबल प्राइसेस की बात कर लो, ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर लो, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करो, क्रूड ऑयल ये इतना महंगा हो ही रहा है। इसके अलावा डोमेस्टिकली पेंडेमिक ने कितना बुरा हाल कर रखा है और इंटरनेशनली भी हाल ख़राब कर रखा है। तो बोला फिर भी हम इतना कुछ टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसके लिए फिर बाद में वही बिहार पोल के टाइम पे, अच्छा ये जो अभी फार्म लॉज को रिपील किया गया है अभी फर्स्ट डे को ही विंटर सेशन में, तो उस टाइम पे ये जो डाउट्स हैं वो तो हुए ही हैं। बोला ऐसा कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हो चुका है, जब 2015 में लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई थी उसको भी विड्रॉ करना पड़ गया था, ठीक है। तो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, ये बताया जा रहा है एक। तो फिर बताया जा रहा है कि यहाँ से आप देख सकते हो कि अभी जो करंट रिजीम है इसने क्या एक्टिविटीज़ की हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इंडिया में अभी रिसेंट ईयर में क्या ट्रेंड रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, ठीक है, IBC, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, जिसके तहत अभी तक 2.5 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो निकाले जा चुके हैं, रिकवर किए जा चुके हैं। तो ऐसे में ये जो यील्डिंग है आप मानो जून 2021 तक कितनी आई, जितने भी केसेस आ रहे हैं उनमें 36% केसेस को रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल रह रहा है। तो ऐसे में जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं या फिर हम जिनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं उनमें रिकवरी अच्छी है। एक तो ये सिल्वर लाइन है, अच्छी बात है। दूसरा जो पॉइंट बताना चाह रही है वो राइटर वो ये कि एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट के पास में ऐसी प्रॉपर्टीज़, एसेट्स जिनकी अभी कोई यूटिलिटी प्रॉपर्ली फुलफिल हो नहीं रही है और वो लगातार वो जो एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी साबित हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट जो है वो लगातार उनमें मोनेटाइजेशन, मतलब उनमें एसेट्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रही है, खुद के शेयर्स को डाउन कर रही है और वो पैसा निकाल करके और फिर बाद में प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ करने की बात हो रही है, ठीक है। इसके लिए सब्सटेंशियल रेवेन्यू इकट्ठी हो रही है। फिर इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत लगभग 14 सेक्टर्स को 1,97,000 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट दिया जा चुका है, जिसके बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट
जो जेवर एयरपोर्ट की अभी बात चल रही थी, वो यूपी में अभी बनने जा रहा है, उसको भी इनॉग्रेट कर दिया गया है। इसके अलावा इंडिया ने जो भी गवर्नमेंट के एसेट है जैसे एयर इंडिया है, इसका प्राइवेटाइजेशन, बीपीसीएल या फिर आप बीईएमएल, इनका भी प्राइवेटाइजेशन का पूरा एकदम ट्रैक पे चल रहा है। एलआईसी ने भी अपनी तरफ से जो शेयर मार्केट है उसमें अपनी लॉन्चिंग कर दी है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च कर दी है। तो ऐसा मुद्दा है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि हाँ आने वाले साल में लॉन्च हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो लीस्ट रोल प्ले करना चाहती है। रिफॉर्म्स जो 1991 में लाए गए थे, उन्हीं रिफॉर्म्स में एक और आप कह सकते हो लाइन ऐड कर दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें $1.5 ट्रिलियन जो है पैसा इन्फ्यूज किया जा रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रहेगा कितना, 111 लाख करोड़ रुपए, और आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एग्रीगेट आउटले ओवरऑल देखें, मेनली मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर जो लॉन्ग टर्म जो इनिशिएटिव्स लेने हैं जिससे कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, तो उसके लिए भी सरकार पीछे नहीं हट रही है, ठीक है। 2 और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे बता रही है राइटर कि जिसकी वजह से हम हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको राइज होते हुए देख रहे हैं। एक तो डिजिटल इकोनॉमी का सेगमेंट, और दूसरा आप देख सकते हो ग्रीनिंग द इकोनॉमी, जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। जो ग्लासगो वाला जो अभी समिट हुआ था 26th राउंड का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें हमारे जो कमिटमेंट है वो इकोनॉमी को ग्रीन करने की तो है कि जिससे कार्बन फुटप्रिंट्स को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में वो बढ़ाना चाहते हैं, और डिजिटलाइजेशन तो लगातार हो ही रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को बता रहे हैं कि कैसे भी करके इंडिया यू टर्न पे नहीं है, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से अपनी पुश कर रहा है। जैसे गति शक्ति प्रोग्राम अभी जो शुरू हुआ था, नेशनल गति शक्ति प्रोग्राम, उसमें भी क्या है, जल्दी से स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को और ज़्यादा कंप्लीट करना, जिससे कि इकोनॉमी में किसी भी तरीके की ब्रेक ना लगे। बाकी देखो चैलेंजेस तो ऐसी बात है कि है नहीं, चैलेंजेस बहुत हैं। जैसे पेंडेमिक की बात कर लो, बीमारी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, अभी तो बीमारी कहाँ ख़त्म हुई। ओमिक्रॉन जैसा वायरस, अभी वायरस का जो वेरिएंट है वो आ चुका है। कॉरपोरेट्स हैं वो देखो थोड़ा थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा ये ठीक है। इसके अलावा आईटी, फार्मा, स्टील, सीमेंट, रियल एस्टेट, इसका जो डेटा अभी रिलीज़ हुआ है ओवरऑल देखो, जो क्वार्टर सेकंड जुलाई से सितंबर 2021-22 का जो डेटा रिलीज़ हुआ है उसमें इकोनॉमी थोड़ी सी प्रॉमिसिंग दिख रही है कि जी कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है कि अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर 36 यूनिकॉर्न्स, मतलब ऐसी कंपनियां जिनकी वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, वो कंपनियां हमारे यहाँ पर 36 से ज़्यादा अभी इमर्ज हुई हैं पिछले 1 साल के अंदर अंदर। तो ये एक वर्चुअस साइकिल है जिसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से पुश कर रही है, पब्लिक सेक्टर में जो भी सेगमेंट है उसमें अपना रोल थोड़ा सा डाउन कर रही है, और मार्केट में पैसा मैक्सिमम सर्कुलेट हो। इसमें देखो आरबीआई भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी हमें पता है। अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू चल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों मिलकर के काम करेगी ना, तब जा करके हमारी इकोनॉमी प्रॉपरली, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, तो दोनों मिलकर के काम करेगी तब जा करके हमारी इकोनॉमी प्रॉपर ट्रैक पे आएगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो जुडिशरी में बहुत सारी पेंडेंसीज हैं, लिटिगेशंस इतने सारे हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जुडिशरी भी एक्सेलरेट करे, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिविल जो केसेस होते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, वो तो कई साल ही मतलब पुश्तें बीत जाती हैं, उसके बावजूद भी वो मैटर सॉर्ट आउट नहीं होते हैं। तो देखो इंडिया अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहा है जिसमें कि इंडिया की सेंचुरी साबित हो, ये 21st सेंचुरी। बाकी तो देखो टाइम बताएगा। फिलहाल जो बातें थी वो मेन यही थी कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार अपनी तरफ से जो भी काम कर रही है वो हमें जानने थे, एक बार समरी हमने ले ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हु शुड बी पुलिस्ड। देखो आर्टिकल को लिखा है केकी दारूवाला ने। देखो इनका ये कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जब आईपीएस प्रोबेशनर्स को एड्रेस कर रहे थे, ठीक है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। उन स्टेटमेंट्स में पहला स्टेटमेंट तो था इनके स्पीच का कि लोगों को सेफ और सिक्योर फील कराना चाहिए, और ये तब होगा जब
लॉ एनफोर्सर्स, दैट मीन्स जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज हैं, वो अगर करप्ट ना हो, वो वीक ना हो और वो पार्टीशन ना हो। पार्टीशन का मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में ना आए। दूसरा उनका स्टेटमेंट ये था कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय कि लॉ कैसा बनाया है। ठीक है जी, दूसरा स्टेटमेंट ये था। तीसरा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डेमोक्रेसी के लिए कि बैलेट बॉक्स का जो काम है, जिसमें चुनाव होकर के लेजिस्लेटर्स इलेक्ट होकर के और फिर बाद में लेजिस्लेचर में बैठते हैं और कानून बनाते हैं, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो लॉ बनाए जा रहे हैं, मतलब बैलेट बॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोग वोटिंग के बाद में इलेक्ट होकर के लेजिस्लेचर में बैठते हैं, उनके द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, उन कानून को हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें। फिर ये बोला इन्होंने। फिर इनका चौथा स्टेटमेंट था कि भाई कैसे भी करके पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आजकल इतना आसान नहीं है कि जो कि वॉर्स के बेसिस पे अचीव किया जा सके। ये सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के यहाँ पर राइटर या फिर सिविल सोसाइटी बिल्कुल कंसर्न्ड है कि भाई आजकल युद्ध हैं, वो एक तरीका या फिर एक जरिया नहीं रह चुके हैं जिससे कि कोई भी पॉलिटिकल या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अपने अचीव कर सके। बोलो उसके लिए आजकल सबसे बड़ा जो हथियार है वो है सिविल सोसाइटी। कैसे? बोले सिविल सोसाइटी का पोलराइजेशन करना बड़ा आसान हो गया है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती चली जा रही हैं एक नेशन स्टेट के लिए, और यही सबसे बड़ा कारण था जिसके लिए ये आर्टिकल इतना बड़ा लिखा हुआ है कि जी बात ऐसी है कि सिविल सोसाइटीज़ हैं, ये चीज़ हमने पहले भी देख ली थी कि सिविल सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, सिविल राइट्स को, उनको मेंटेन करने के लिए। बट उन्हीं को अगर आप इस तरीके से कैसे कह दोगे कि हाँ भाई एक क्रिमिनल वाला जो अमली जामा है वो पहनाना शुरू कर दोगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। तो यही है मेन कंसर्न का मुद्दा और इसी पर यह आर्टिकल पूरा घेरा हुआ है। एक तो इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं यहाँ पे सीधा कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इमरजेंसी पीरियड था उस टाइम पर किसने किसको बचाया था? सिविल सोसाइटी ही थी अपने आप में जिसने सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट किया था, जिसको आज हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी एक दूसरे से कनेक्टेड थी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में जोड़ नहीं आई, और फिर बाद में इमरजेंसी के बाद में जो रिकवरी हुई है उसमें सिविल सोसाइटी का कोई कम रोल नहीं था। ठीक है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो आगे जो मुद्दा आ रहा है कि जेरमी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट पर भी अगर चलें तो उनका ये कहना है कि कोई भी इंडिविजुअल जो भी इनकम्बेंट नहीं है, दैट मीन्स जो अभी करंटली पावर में नहीं है, अगर वो रेजिस्टेंस करता है तो उस रेजिस्टेंस को आप गलत तरीके से ट्रीट करोगे तो वो फिर नुकसान वाली चीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। ठीक है, उसमें ये है कि कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, ये यूटिलिटेरियनिज्म वाले कॉन्सेप्ट में ऐड कर लो आप इसको, कि जिसमें ये था कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देता है और उसको आप ये कह के चुप करने की कोशिश करते हो कि ये तो आप जो बोल रहे हो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो वहां पर जेएस मिल का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि भाई आप अगर किसी को गलत साबित कर देते हो और चुप कर देते हो उसको, तो आपने एक सच को रोक दिया। क्योंकि अगर वो झूठ, ये गलत भी बात अगर कोई बोली जा रही है ना, कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी हुई है, और वो सच्चाई अगर आपने बोलने से रोक दी तो फिर फ्यूचर में कभी बाहर निकलेगी नहीं। इसका मतलब आपने फ्यूचर अपॉर्चुनिटी या फ्यूचर स्कोप का वहीं पे गला दबा दिया। तो ऐसे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी यूज़ करती है। कहीं पर भी अगर जो रिजीम है, जो करंट सरकार है, कोई भी सरकार हो, चाहे यहाँ पर इंदिरा गांधी सरकार की बात कर लो या करंट जो सरकार नरेंद्र मोदी सरकार है उनकी बात कर लो, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अगर आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसको अगर रोकने की रोक दिया तो देखो मुश्किलों का कारण ये शुरू हो चुका है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद में बोल रहे हैं राइटर कि हाथरस केस था, वहां पर कल्प्रिट या गिल्टी कौन है जी? ठीक है, तो वहां पर मुद्दा आ जाता है, फिर से पुलिस पे ही सवाल आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, बोला मेजोरिटेरियन स्टेट अगर कहीं पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपने हिसाब से काम करते चले जाएंगे। सिविल सोसाइटी को आप अगर यूं ही सप्रेस करोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा डेमोक्रेसी के लिए। बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं। इसके आगे अगर देखें कि अभी करंट जो तरीके हैं उनमें देखा जाए कि भाई
जो अब ये अपने आप में बहुत बड़ा एक दुख की बात भी है, क्योंकि हम खुद सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जिनकी वजह से इमेज धूमिल होती है, जैसे हमने कल पुलिस वाला भी देखा था। तो इसमें आप देखो मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो कि यूनियन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, उमा भारती, उनका तो ये कहना था कि भाई जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जूते चप्पल उठाने का काम करते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स। तो और एक ब्यूरोक्रेट की इमेज भी आई थी जिसने मायावती की चप्पल समथिंग उठाई थी, स्लीपर्स। तो ये क्या फिर मुश्किलें पैदा कर देते हैं भाई, सीधी सी बात है। फिर बाद में बात ये लेकर के आ रहे हैं कि आज के टाइम पर भी कानूनों की कमी नहीं है जो कि सिविल सोसाइटी को बिल्कुल दबाने की कोशिश करती है। जैसे फादर स्टैन स्वामी का कितना मुद्दा हाईलाइट हुआ था, क्योंकि उनको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और जो आईपीसी का सेडिशियस चार्जेस वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 124A, ठीक है, उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, मिसयूज़ कितना ज़्यादा हो रहा है, कितने ज़्यादा आर्टिकल्स हम देखते हैं, ये एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है। इसके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज के ऊपर। इसके अलावा सवाल ये आ रहा है यहाँ पर कि भाई कॉलोनियल स्टेट का जो एक्शन हुआ करता था वही अभी कंटिन्यू चल रहा है। कैसे कि अगर ग्लोबल लॉ इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर इंडिया की रैंक 142 है 180 कंट्रीज़ में। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर लॉज को बहुत बुरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ड्रैकोनियन या कॉलोनियल लॉज हैं, उस तरीके के सिस्टम हमारे यहाँ पर अभी भी प्रेवलेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो जी लगातार इसी तरीके से चलता ये बात कही मतलब सुप्रीम ये बात बोली जा रही है कि ड्रैकोनियन लॉज और ये यूज़ किए जा रहे हैं। ये फॉर्मर जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के आर नरीमन, उन्होंने ये बात बोली थी। और लगातार इंडिया जो है वो इस ग्लोबल लॉ इंडेक्स में डिक्लाइन कर रहा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ग्लोबल लॉ इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से अभी रिसेंटली जैसे देवांगना कलिता, कुछ स्टूडेंट लीडर आसिफ इकबाल ताना, इनको भी अरेस्ट किया गया था, फिर इनको रिलीज़ कर दिया गया। और यूएपीए के तहत 9 साल पहले का एक केस आया था, आपको ध्यान हो तो, इरफान नाम के एक इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया था, फिर उसको रिलीज़ किया। आज 2012-13 के अंदर उसको अरेस्ट किया था, 2021 में उसको रिलीज़ किया। तो बोला मेरे ज़िंदगी के 9 साल तो बोला बर्बाद हो गए, अब मैं क्या करूँगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। वो डिप्रेसिंग भी हो जाता है। तो बोले ये सारी चीज़ें क्या कहाँ क्वेश्चन राइज हो रहा है, ये क्वेश्चन राइज हो रहा है कि जो लॉ मेकर्स हैं और लॉ इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज़ हैं उनको भी तो अपनी तरफ से सोचने की ज़रूरत है ना। देखो हर जगह पे बैलेंस बनने की ज़रूरत है, हमें तो इतना सा समझने की ज़रूरत है कि भाई चैलेंजेस क्या है और क्या मुश्किलें हैं, ठीक है। अभी देखो एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी तरफ से जिस तरीके से अभी सीबीआई को या ईडी को अपने और पकड़ में बनाने के लिए क्या किया गया कि जब ईडी के जो डायरेक्टर थे उनका जो टाइम कंप्लीट हो रहा था, टेन्योर कंप्लीट हो रहा था, उसके 4 दिन पहले उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्या शो करना चाहते हो इस चीज़ से कि सिविल सोसाइटी ही मेन गिल्टी है, ठीक है ना। तो यही है, अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं बिल्कुल, और ये एग्जाम्पल्स भी हैं और इनको हमने बहुत बार देखा भी है। तो अगर जैसे सिविल सर्विसेज की बात करो या रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, तो उस पॉइंट को अगर कहीं पे आपको देखना हो तो प्लस पॉइंट आपके पास में बहुत सारे हैं और माइनस पॉइंट्स भी हमारे पास में अब अवेलेबल हो गए हैं, होते रहेंगे बीच बीच में। तो ऐसे में आप एक बैलेंस अपना ओपिनियन बनाएं। कभी भी आंसर पूछा जाए तो प्लस पहले दो, फिर माइनस दो और माइनस के फिर सॉल्यूशन दे दो। माइनस थोड़ा छोटी लाइन में लिखना, आंसर जब भी लिखो आप तो प्लस को तो अच्छे से बता दो आप, ठीक है। फिर आप दो मतलब यूँ वेटेज डिवाइड कर लो। अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है किसी भी इशू को तो उसमें प्लस आप दे सकते हो पहले, फिर माइनस दो, और फिर प्लस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव दो। ऑब्जेक्टिव दे दिया, थोड़ी पॉजिटिविटी कि क्यों भाई ये चीज़ ये क्यों चल रही है, ठीक है। फिर उसमें जो भी नुकसान है, जो भी खामियां हैं वो बता दो, और फिर लास्ट में ये बता दो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अभी तक इसके लिए उपचार निकाले हैं, कौन कौन सी कमिटीज़ अवेलेबल हैं, उन कमिटीज़ ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, ये चेंजेस हमें लाने की ज़रूरत है। और साथ में वो कमिटीज़ की रिकमेंडेशन ही आपके सजेशन हो, और आपके पास में अगर कोई 1-2 पॉजिटिव और एक यूँ लगे कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल कुछ सजेशंस हैं तो वो आप लास्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये एक वेल स्ट्रक्चर बन जाती है एक आंसर की, ठीक है। तो बाकी देखो ये 2 आर्टिकल्स हैं इधर इकोनॉमी से रिलेटेड कि जो टैक्स कलेक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है वो, और एक ये दूसरा आर्टिकल है अनादर वेरिएंट टू ग्रोथ। ये दोनों आर्टिकल्स पे आप खुद से रीडिंग मारोगे
क्योंकि आप लगातार मेरे को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आ चुकी होगी, बस एक बार रीड आउट करना है और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स आप खुद से पढ़ोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।